हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आ गया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक मूविंग चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा और उसका पाथ क्या होगा। साथ ही हम लोग मूविंग चार्ज के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट करेंगे कि यदि कंडक्टिंग वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा हो और वह वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर किस प्रकार से करंट लगता है, किस प्रकार फोर्स लगता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। डायनेमो का आर्मेचर वगैरह जो बनाते हैं इसी प्रिंसिपल पर बनता है। चलिए पहले हम शुरू करते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक बहुत सोचनीय विषय है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इस पर एक फोर्स लगता है। इस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, चाहे यह स्थिर हो या गति में हो। परंतु इसी चार्ज Q पर यदि यह स्थिर है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जैसा ही चलना शुरू होता है इस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। इसको रेसिप्रोकली भी कह सकते हैं। रेसिप्रोकल यह है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अर्थात किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण जनरेट होता है, चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। यह चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है यदि चार्ज स्थिर हो तो, परंतु यही चार्ज जब चलने लगे, यदि v वेलोसिटी चलने लगे तब ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अर्थात चार्ज जिसे उत्पन्न करता है उसी से स्वयं इफेक्टेड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। स्थिर है तो बी नहीं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब चलता है यानी मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है किसी पॉइंट पर। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सिंपल चीज और उस पर डिस्कशन करेंगे। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ए मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी में एक क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज है जो सपोज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस q पर लगता हुआ फोर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण q पर लगता हुआ फोर्स, दैट इज F मैग्नेटिक इज इक्वल टू q v क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड v में यदि q चार्ज v वेलोसिटी चल रहा हो तो उस पर लगता हुआ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस b।
अब यह है लगता हुआ फोर्स, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहला है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस पर लगता हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ Fm, दिस इज QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। यहाँ पे V और B के बीच का जो एंगल है वही थीटा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि इस तरह है और वेलोसिटी यदि दिस वे है तो इसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Fm इज BQV sin थीटा। अब यह फोर्स Fm इज इक्वल टू 0, यह जो लगता हुआ फोर्स है ये 0 तब होगा, Fm इज इक्वल टू 0 इफ कब कब 0 हो सकता है, Q इज इक्वल टू 0, यानी जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस पर कोई चार्ज नहीं हो तब भी 0 हो जाएगा। कोई वेलोसिटी नहीं हो, v इज इक्वल टू 0 हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो, वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, चार्ज मूव कर रहा हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तभी 0 हो जाएगा। और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू या तो 0 हो या 180 हो, तो इस स्थिति में Fm 0 होगा, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टोटल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज इज 0। इस चार परिस्थितियों में 0 होगा। तीसरा बिंदु, मैग्नेटिक फोर्स Fm मैक्सिमम होगा यदि इफ V और B के बीच थीटा 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा यानी Fm इज इक्वल टू QVB sin 90, दैट इज QVB, यह मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फोर्स का जो एक मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज है उस पर लग रहा है। फोर्थ पॉइंट, देखिए इस तरह का यदि हम मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम Fm इज इक्वल टू QVB, तो इसको लिखा जा सकता है B इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Fm बटे QV। Fm फोर्स है यानी दिस न्यूटन, कूलम्ब मीटर पर सेकंड यानी मीटर, और सेकंड को ऊपर कर दें यानी न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब मीटर, एक टेस्ला कहलाता है, 1 टेस्ला। टेस्ला ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, यह ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, और एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन सेकंड पर कूलम्ब मीटर। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज न्यूटन सेकंड कूलम्ब मीटर, न्यूटन पर सेकंड कूलम्ब मीटर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज N C/S, कूलम्ब पर सेकंड मीटर, ऐसा लिख सकते हैं।
अब कूलम पर सेकेंड यानी ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है। 1 सेकेंड में जितना कूलम्ब विद्युत धारा विद्युत आवेश प्रभावित होता है वह धारा कहलाता है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। तो दिस इज, इसको लिख सकते हैं न्यूटन दिस एम्पियर मीटर। 1 न्यूटन एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। इसका सीजीएस यूनिट भी काफी उपयोग में रहता है और सीजीएस यूनिट इसका गॉस है, गॉस, और जिसे कहा जाता है 10 टू द पावर 4 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। 10 पावर 4 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। चलिए पांचवा देखें इसका 5। देखिए इसमें एफ एम इज इक्वल टू क्यू। यदि एफ क्यू पॉजिटिव हो, क्यू पॉजिटिव हो तो एफ एम, एफ का डायरेक्शन v क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, और क्यू यदि नेगेटिव हो तो एफ का डायरेक्शन v क्रॉस बी का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो इफ क्यू पॉजिटिव, क्यू यदि पॉजिटिव हो तो एफ एम का डायरेक्शन will be same to direction of v cross b, और q यदि नेगेटिव हो तो एफ एम का डायरेक्शन अपोजिट होगा v क्रॉस b का डायरेक्शन के। क्लियर है? 6 6 में देखिए एफ एम फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो बी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो v वेलोसिटी से, तो इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए 3 मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली। पहला मेथड कहलाता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल पहला है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। देखिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल में हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब। अब इस तरह करने के बाद यदि मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक चार्ज के वेलोसिटी को डायरेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, v को दिखा रहा है, और यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है तो ये थंब उस पर लगने वाले फोर्स को शो करेगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल में लेफ्ट हैंड में थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब v वेलोसिटी है चार्ज का, यानी इस पर हम रखते हैं मिडिल फिंगर को, v वेलोसिटी मिडिल फिंगर को, और यदि यह b को शो करता है, दिस b को शो करता है, तो इस पर लगने वाला जो ये अंगूठा जो है थंब इस पर लगने वाले फोर्स को शो करेगा। अर्थात इस केस में v और b के केस में फोर्स बाहर की ओर लगेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इस तरह होगा।
ये नोटेशन होता है, नोटेशन यानी बोर्ड के अंदर कोई फोर्स जा रहा हो तो हम इस तरह करते हैं, यही कोई वेक्टर हो तो, और बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर आ रहा हो तो हम इस तरह। तो पहला मेथड है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जिसमें लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मिडिल फिंगर यदि चार्ज के वेलोसिटी को शो करता है, फोर फिंगर यदि मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, तो यह थंब उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाले फोर्स को शो करेगा। दूसरा, राइट हैंड थंब्स रूल। राइट हैंड थंब्स रूल, इसमें राइट हैंड को इस उंगली को, मतलब थंब के अलावा जो उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, उसको भी से बी की ओर हम कर्ल करेंगे, भी से बी की ओर कर्ल करेंगे। भी सी ओर बी, फ्रॉम वी टू बी की ओर कर्ल करने में इस उंगली को अंगूठा जिस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा हमें, वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। यहां देखिए भी बी, अब इसको कर्व करने के लिए अंगूठा को हमें, सॉरी जस्ट वन थिंग, B cross B, not like this, B cross B. चलिए, थोड़ा सा कहीं पर चुप हो रहा है, लिटिल बिट। ओके, तो राइट हैंड थंब यही होता है। राइट हैंड में, राइट हैंड इसको हम कर्ल करते हैं, तो फ्रॉम भी टू बी जब हम कर्ल करेंगे यहाँ पे, हाँ, भी टू बी, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक स्क्रू रूल होता है, स्क्रू रूल, जो किसी भी स्थिति में डायरेक्शन यदि निकालना हो तो ये लगा सकते हैं। लेकिन स्क्रू 2 तरह का होता है, एक राइट हैंड स्क्रू होता है, अर्थात जब स्क्रू को हम राइट हैंड दाहिने तरफ घुमाते हैं, यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो स्क्रू अंदर जाता है, दीवार में जाता है। और एक लेफ्ट हैंड स्क्रू जो लेफ्ट घुमाते हैं, तो राइट हैंड की हम बात करेंगे। राइट हैंड स्क्रू हम ले लेते हैं कि स्क्रू लेते हैं, और इस तरह का ए क्रॉस बी यदि कोई क्रॉस प्रोडक्ट हो वेक्टर्स का, तो ए से बी की ओर घुमाएंगे, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, और स्क्रू का नोक जिधर जाएगा वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, यानी बी क्रॉस बी का भी डायरेक्शन उससे निकालेंगे स्क्रू रूल से। तो ए रूल यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल और राइट हैंड थंब्स रूल लगता है। 7 नंबर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका मिटा दें इसको। इसका 7 नंबर है Fm इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, यानी F का डायरेक्शन V और B जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा। F का डायरेक्शन V और B जिस परपेंडिकुलर, यानी V और B मिलके जो प्लेन बनाएगा उसके परपेंडिकुलर F होगा। यानी Fm फोर्स जो है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू V के परपेंडिकुलर होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Fm इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज F परपेंडिकुलर टू ds अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा।
यानी एफ यहां पर चार्ज पर लगता हुआ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफएम और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट डीएस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस एफ के कारण जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्ज पर, इस एफ के कारण यदि कभी वर्क डन निकालना हुआ मूविंग चार्ज पर वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब करेंगे तो इस दोनों ये दो परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, यानी दिस इज एफ एम डी एस कॉस 90 डिग्री परपेंडिकुलर है 90 डिग्री कॉस 90 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दिस इज 0। यानी हमेशा हमेशा ही वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज 0, ये हमेशा। तो होता क्या है, ये फोर्स जो लगता है इस भी पर, भी में क्या चेंज आता है, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, इसका मतलब टोटल एनर्जी जो मूविंग चार्ज का है वो अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड है, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, यानी इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। भी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है इस फोर्स के कारण, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पर मैग्नेटिक फील्ड में, इसके कारण भी के मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओनली डायरेक्शन ऑफ भी चेंजेज। क्लियर है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है भी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, यानी टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और इसका जो एनर्जी होगा इस चार्ज पार्टिकल का वो हमेशा एक समान होगा। क्लियर, तो अब चलिए 7 पॉइंट, ये सातों पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर नीट में इससे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है। इस पर एक दो क्वेश्चन लिया जा सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻³ this Tesla exerts a force of this Newton। ये मैग्नेटिक फोल्ड एक मूविंग चार्ज पर फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है Fm, दिस इज 4I प्लस 8J इंटू 10⁻10 न्यूटन on a particle having a charge है Q is equal to 10⁻9 coulomb and moving in a xy plane, find the velocity of particle। xy plane में मूव कर रहा है, देखिए ये Q चार्ज है, XY प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ पे K डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, K डायरेक्शन यानी Z डायरेक्शन में ऊपर की ओर, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है दिस वन, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण चूंकि Q XY प्लेन में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रहा है इस तरफ,
यानी इस सब क्यू मूविंग क्यू पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा जो ए है 4I8J10 दिस न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। तो कहा जा रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा उसका, वेलोसिटी व्हाट विल बी द वेलोसिटी भी। क्लियर है? सिंपल है, इसको इस पर बैठा देंगे। Fm इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब देखिए क्यू यानी 10⁻⁹ भी निकालना है हमें। बी दिया हुआ है, दिस इज 4 into 10⁻³ K, that is B, और Fm this is equal to this, यानी 4I plus 8J 10⁻⁻10। ओके, अब ये भी निकालना है, भी निकालना है, आ गया। ओके, अब मान लीजिए कि v इज इक्वल टू एक वेलोसिटी है x y प्लेन में ही मूव कर रहा है। तो दिस इज सपोज vxi प्लस vyij, ये भी है। तो दिस इंटू k, दिस इंटू k, और यहाँ 10⁻⁹ और 4 इंटू 10⁻, दिस वैल्यू को अलग कर लीजिए, यानी दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻12। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज आई के, जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो तो एक गोला बना ले आप, यहां पर आई लिख दें, यहां जे लिख दें और यहां के लिख दें। यदि हम क्लॉकवाइज घूम के यहां तक पहुंचते हैं तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉक जाना पड़े तो नेगेटिव होगा। अब देखिए यहां आई क्रॉस के उल्टी दिशा में घूमना पड़ता है, यानी जे नेगेटिव होगा, यानी भी एक्स जे ए माइनस, जे क्रॉस के पॉजिटिव दिशा में, यानी प्लस भी वाई आई और जे का वैल्यू निकल गया, दिस इंटू 4.0 इंटू 10⁻⁻12। चलिए अब देखिए इसको इक्वेट कर लीजिए, आई को एक साथ कीजिए, जे को एक साथ कीजिए, तो 4I और आई यदि करें तो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 और भी वाई 4 इंटू दिस 10⁻⁻12, यानी भी वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर है? इसी तरह भी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जे है यहाँ जे है 8 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू भी वाई 4 इंटू 10⁻⁻12, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻12 एंड माइनस भी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, माइनस भी एक्स। क्लियर है? इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो दिस इज
वी एक्स इज इक्वल टू 4 दूना 8 2 इंटू अब 12 यानी 200 100 ए माइनस होगा यानी दिस इज -200। क्लियर है? तो अब भी का वैल्यू निकल गया, भी इज इक्वल टू वी एक्स आई, वी एक्स यानी -200 आई और प्लस वी वाई यानी 100 जी, दिस इज वैल्यू ऑफ भी। तो यहां से वैल्यू भी का वैल्यू निकाल लिया। चलते हैं आगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं पाथ पर। Path of a moving charge in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें सबसे लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें यदि कोई क्यू चार्ज भी वेलोसिटी से चल रहा है तो हमने देखा था कि इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वह इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो भी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज जीरो। टोटल वर्क डन जीरो होगा। निश्चित रूप से जब डायरेक्शन चेंज होगा तो पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज वो चेंज होगा। तो कैसे कैसे चेंज हो सकता है इसके बारे में देखें। अब यहां पे एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, इसको लिखा जाता है क्यू भी बी साइन थीटा। अब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी। अब देखिए एक इस तरह का बी है और भी वेलोसिटी से कोई चार्ज जा रहा है, सपोज भी वेलोसिटी से, तो भी क्रॉस बी यानी दिस वे स्क्रू या राइट हैंड हम करें या तो भी क्रॉस बी अर्थात इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, अंदर की ओर फोर्स लगेगा और भी के परपेंडिकुलर होगा, अंदर की ओर फोर्स लगेगा भी के परपेंडिकुलर होगा, यानी जो भी का डायरेक्शन ऊपर है वह डायरेक्शन धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ेगा। अब फोर्स अंदर लग रहा है और वह पार्टिकल मुड़ रहा है धीरे धीरे और सर्कुलर पाथ में, अल्टीमेटली यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अर्थात इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स लग रहा है यानी क्यू भी बी, यह एक्चुअली सेंट्रीपेटल फोर्स है और इसी सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण यह सर्कुलर मोशन में
चलेगा, केवल इसका डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। यानी दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए आर रेडियस है इसका, सपोज रेडियस इज आर, तो दिस इज एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यानी यह जो मैग्नेटिक फोर्स है सेंटीपेटल फोर्स होगा, सेंटीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो दिस आर इज इक्वल टू भी कैंसिल, एम भी बाई क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम बी क्यू बी। अर्थात रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन आर इज इक्वल टू एम भी बाई क्यू बी। एम भी मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम हुआ, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू बी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए पी को, एम भी को पी लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी को, के को लिखते हैं हाफ एम भी स्क्वायर। यानी इसको लिखा जा सकता है दिस इज एम स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन 2m। अब एम भी इस पी में यदि कन्वर्ट करें तब पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू के, यानी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, यानी पी को लिखा जा सकता है वो। यानी दिस इज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब काइनेटिक एनर्जी, यदि मान लीजिए भी पोटेंशियल में, भी पोटेंशियल है और इसमें क्यू चार्ज रखा गया और इसको छोड़ दिया गया, तो इसका ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू भी लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, भी क्यू और एम, भी क्यू एम बाई क्यू बी। तो सर्कुलर मोशन अर्थात जब कोई चार्ज चलता है, कोई चार्ज पार्टिकल चलता है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो एक फोर्स लगता है इस पर, मैग्नेटिक फोर्स, जो इस भी के परपेंडिकुलर होता है और वह इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है अर्थात लगने वाला फोर्स वह सेंटीपेटल फोर्स होता है जो एम भी स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो आर का वैल्यू हमने निकाला डिफरेंट फॉर्म में। अब आर इज इक्वल टू, ए डिफरेंट फॉर्म में वॉल्यूम है, ये वैल्यू है इसका। अब मान लीजिए कि इस फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल और इसका हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, टाइम पीरियड। तो दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा जबकि इसका एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई अपॉन ओमेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका सर्कमफेरेंस यानी एम भी आर, सॉरी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, पूरा का सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई बी, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा 2 पाई आर अपॉन बी। अब आर का वैल्यू यदि पुट करें यहां पर तो 2 पाई आर यानी एम भी बाई भी और क्यू बी, भी कैंसिल होगा यानी 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम। अब यहां देखिए आर डिपेंड करता है भी पर, यानी वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा वो सर्किल का रेडियस उतना बड़ा होगा, वेलोसिटी कम होगा रेडियस कम होगा। लेकिन टाइम पीरियड
इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आर पर या भी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास पर डिपेंड करता है, जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है उसके मास पर, उस पर कितना चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड पर, क्यू पर, बी पर। यानी वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो, उसका टाइम पीरियड बिल्कुल स्वतंत्र होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। यानी टी, यानी एन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, दिस इज क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। ये भी स्वतंत्र है, आर से या भी से स्वतंत्र है, 2πm, सॉरी। तो टी दिस, अब ओमेगा यदि लिखें, टी इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी, 2π अपॉन टी, यानी दिस इज 2π और 2π अपॉन टी, दिस इज क्यू बी बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। चलिए, तो यहां हमने देखा सेंटीपेटल फोर्स यानी एफएम सेंटीपेटल फोर्स की तरह काम करता है, और चार्ज पार्टिकल को एक सर्किल में रोटेट कराता है। इस रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो रेडियस और इससे स्वतंत्र है, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड, इसका एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग एक चीज देखें अब यहां, चलिए इसको मिटा दें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके। इसमें केस 1 या पॉइंट 1 कहें, पॉइंट 1, ओह सॉरी, केस 1 जो पाथ है, डिफरेंट पाथ है, मान लीजिए कि थीटा यानी भी और बी के बीच का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 हो, भी और बी के बीच का एंगल, दिस एंगल थीटा हो या 180 हो। इस स्थिति में क्यू भी बी साइन थीटा, साइन 0 साइन 80 यानी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, दिस इज एफ एम इज इक्वल टू 0, यानी कोई फोर्स नहीं लाएगा, और पाथ चार्ज पार्टिकल का बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर वह चलेगा। केस 2, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री यानी दिस हो, तो पाथ सर्कुलर होगा, पाथ इज सर्कुलर, और इसका रेडियस दिस भी आर, रेडियस एम बी अपॉन क्यू बी, ओके। केस 3, मान ले कि थीटा 0 180 90 नहीं है, बल्कि अदर देन, तीनों में से अलग है बिल्कुल। इस स्थिति मान लीजिए कि थीटा इज एक थीटा वैल्यू थीटा है, थीटा, यह थीटा है। अब भी का कंपोनेंट यदि निकालते हैं तो भी कॉस थीटा, यह कंपोनेंट होगा एलोंग बी, एलोंग मैग्नेटिक फील्ड, और भी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ये, यानी भी कॉस थीटा जो कंपोनेंट इसका है, जो बी के डायरेक्शन, इसके कारण वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसके कारण डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ये भी कॉस थीटा हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और भी साइन थीटा चूंकि इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए भी साइन थीटा के कारण उस पार्टिकल के डायरेक्शन में चेंज होगा। यानी कह सकते हैं कि पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ ड्यू टू भी कॉस थीटा, सॉरी भी साइन थीटा। तो भी साइन थीटा के कारण सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा और स्ट्रेट लाइन भी कॉस थीटा, और भी कॉस थीटा के कारण स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। यानी बिल्कुल एक साथ दो प्रकार का मोशन होगा। इस भी साइन थीटा के कारण सर्किल पर चलेगा, लेकिन सर्किल पर चलते हुए स्ट्रेट लाइन में आगे भी चलेगा। यानी इसका इस तरह का पाथ होगा, दिस पाथ। यानी सर्किल में भी चलेगा, सर्किल में घूमते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, और इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, और इस शेप को हेलिक्स कहा जाता है। अब इस हेलिकल पाथ में, हेलिकल पाथ का जो रेडियस होगा, तो रेडियस यहां पे r इज इक्वल टू एम भी, यानी r इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा होगा डिवाइडेड बाई क्यू बी। और इतना रेडियस का सर्किल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा इस वेलोसिटी से, भी कॉस थीटा वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ते चलेगा। क्लियर? अब देखिए, इस हेलिकल पाथ में एक टर्म होता है पिच। पिच, पी। पिच कहा जाता है कि एक सर्किल, एक राउंड पूरा करने में जितना दूरी वो आगे की ओर चलता है, वही डिस्टेंस पिच कहलाता है। इसको मिटा दें थोड़ा। तो एक राउंड पूरा करने में जितना दूरी तय करेगा वही पिच कहलाता है। देखें, पहले हम लोगों ने टाइम, एक राउंड पूरा करने में टाइम निकाला था इसका, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r सर्कमफेरेंस एंड डिवाइडेड बाई v, दिस टाइम पीरियड। दिस इज r का वैल्यू यहां पर बैठा है, तो 2 पाई r यानी m, और v, अब केवल v नहीं होगा, v के कारण नहीं बल्कि v साइन थीटा के कारण रोटेशन हो रहा है, तो v साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, और दिस v, यानी v कैंसिल। दिस इज 2 पाई m साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब इतना टाइम पीरियड, इतना टाइम लगता है इसको एक राउंड लगाने में, जबकि इसका स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर, लीनियर स्पीड इसका भी कॉस थीटा है, भी कॉस थीटा। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी पिच, p इज इक्वल टू टाइम पीरियड इनटू v cos theta velocity. This is time period, this into this,
यानी 2 पाई m साइन थीटा एंड कॉस थीटा, भी करेंगे, दिस भी डिवाइडेड बाई क्यू बी। यह एक्सप्रेशन हुआ पिच का, पिच। ठीक है, तो यही था मेरा पाथ 3 कंडीशन था, 3 प्रकार का पाथ था। एक स्ट्रेट लाइन में पाथ था। स्ट्रेट लाइन तब होगा जब भी और बी के बीच एंगल 0 और 180 होगा। यदि दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो सर्कुलर पाथ में चलेगा, लेकिन न तो 0 हो, न 180 हो, न 90 हो। यदि कोई और भी एंगल थीटा हो तो थीटा की स्थिति में हेलिकल पाथ होगा, जिसका पिच निकालना हमने सीखा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे। एक क्वेश्चन है इस तरह का, ये जेई 1988 1988 में जेई का प्रश्न है। प्रश्न है कि 2 पार्टिकल्स एक्स वाई हैविंग इक्वल चार्जेस, एक्स वाई 2 पार्टिकल है, चार्ज क्यू है दोनों का, एक्स वाई 2 अलग अलग पार्टिकल है, दोनों का चार्ज क्यू है। After being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सीलरेट किया जाता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सीलरेट किया जाता है, यानी वी क्यू इसका इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर करता है, दोनों अलग अलग। एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडी R1 एंड R2। यह सर्किल में R1 और यह सर्कुलर पाथ बनाता है R1 R2 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू y, तो इसका मास मान लीजिए mx है और इसका मास मान लीजिए my है, तो इसका रेशियो निकालना है, mx अपॉन my इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है इसका रेशियो। देन रेशियो ऑफ x टू y इज व्हाट। चलिए देखें, इसको सॉल्व करते हैं। x y 2 अलग अलग पार्टिकल है, भी पोटेंशियल में इसको एक्सीलरेट कराया गया। एक्सीलरेट कराने के बाद ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे कि कितना वेलोसिटी होगा जब बी में इंटर करेगा तब। तो इसका निकालते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी वी क्यू, ये पूरा का पूरा काइनेटिक में जब बदलेगा, दिस इज हाफ mx vx स्क्वायर। इसको लें यदि तो वी क्यू चार्ज हाफ my और vy का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब बी में प्रवेश करता है, ये दोनों बी में प्रवेश करता है। तो बी में प्रवेश करने पर जो फोर्स लगेगा इस पर एफ एम विल बी चार्ज चूंकि क्यू है इंटू वी एक्स, इसका वेलोसिटी है वी एक्स,
और इनटू बी दिस, यानी दिस इज क्यू वी एक्स बी। इसका इस तरह हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वाई बी। क्लियर है? अब यह जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यह एक्चुअली सेंटीपेटल फोर्स होगा। सेंटीपेटल फोर्स यानी दिस इज एम एक्स वी एक्स स्क्वायर एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, और दिस इज इक्वल टू एम वाई वी वाई स्क्वायर और अपॉन R2। क्लियर? तो यहां तक हम पहुंच गए, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। अब पूछा जा रहा है कि मास का रेशियो क्या है, mx डिवाइडेड बाई my क्या है। तो चलिए इसको हम कर लें, mx my। तो दिस mx इज इक्वल टू vx कैंसिल, qb R1 डिवाइडेड बाई vx, और यहां पर my इज इक्वल टू qb R2 डिवाइडेड बाई vy दिस। ओके, अब यहां पे mx बाई my इज इक्वल टू क्यूबी कैंसिल, R1 ऊपर रहेगा, R2 नीचे, vx नीचे, vy ऊपर, इंटू vy बाई vx दिस वन। अब देखिए vq बराबर है, यानी ये दोनों बराबर होगा, यानी दिस mx vx स्क्वायर इज इक्वल टू my vy स्क्वायर, यानी vy अपॉन vx को लिख सकते हैं vy अपॉन vx, vy अपॉन vx इज इक्वल टू mx बाई my का अंडर रूट, और इसको यहां पुट कर दें, पुट करके तो दिस इज mx बाई my और vy बाई vx यानी mx बाई my दिस, हाँ, यानी कटेगा तो दिस हो जाएगा इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 बाई R2, दिस इज mx बाई my इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। यही रेशियो होगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? ये 1988 का प्रश्न था IIT JEE का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग फोर्स ऑन कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट के संबंध में एम्पियर सर्किट रूल, बायो-सेवर्ट रूल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ओके, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।